हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं में। और आज हम प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है कि राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया, जैसा कि आकृति 12.15 में दिखाया गया है। तो इस क्वेश्चन के साथ में ये एक आकृति दी गई है। तो इस आकृति के आधार पर हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें लिखा है कि प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम इस आकृति को गौर से देखेंगे। इसमें पहला भाग ये है, दूसरा भाग ये है, तीसरा भाग ये है, चौथा भाग ये है और पांचवा भाग ये है। अब इसको थोड़ा और गौर से देखिए। पहला भाग ये है, पहले भाग के अंतर्गत इतना क्षेत्रफल आएगा। ये देखिए, जितना मैंने यहाँ पे छायांकित करके रखा है। तो ये देखिए, तो पहला भाग ये है। उसी तरीके से ये दूसरा भाग है, दूसरे भाग में इतना क्षेत्रफल आएगा। ये देखिए, यहाँ पे जितने भाग में मैंने इस तरीके की लाइंस खींची हैं, ये दूसरा भाग है। ये जो पहला भाग है ये पूरी तरीके से मैंने डार्क करके रखा है, और ये जो दूसरा भाग है इसमें इस तरीके की लाइंस बनाई हुई हैं। अब इसके बाद ये देखिए, ये तीसरा भाग है। तीसरे भाग को भी मैं अलग तरीके से बना देता हूँ। तो ये देखिए, जितने में ये पीला हिस्सा है ये तीसरा भाग है। इसके बाद ये चौथा भाग है। चौथे भाग को भी मैं अलग तरीके से बना देता हूँ। तो ये देखिए, ये चौथा भाग भी मैंने कलर से कर दिया है। इसके बाद ये देखिए, ये पांचवा भाग है। ये वाइट कलर से ही मानेंगे। तो जितना आपको वाइट कलर दिख रहा है ये पांचवा भाग है। तो आप देख सकते हैं कि राधा ने जिस कागज का इस्तेमाल करके हवाई जहाज बनाया है, इसके 5 हिस्से हैं टोटल। पहला हिस्सा ये डार्क है, दूसरा ये लाइंस वाला है, तीसरा ये पीला हिस्सा, चौथा ये नारंगी हिस्सा, और ये जो पांचवा है ये वाइट हिस्सा है। तो अब हमें ये ज्ञात करना है कि टोटल जो कागज इस्तेमाल हुआ है उसका कुल कितना क्षेत्रफल है। जैसे कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, इसमें दिया है कि प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हम क्या करेंगे, एक साथ तो पूरा नहीं कर सकते। हम पहले पहला पार्ट हल करेंगे, उसके बाद दूसरा पार्ट हल करेंगे। इसी तरीके से क्रम अनुसार सभी पार्ट हल करेंगे और सभी अलग अलग हिस्से का क्षेत्रफल निकाल के सबको जोड़ देंगे तो टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे आकृति से फर्स्ट जो है या पहले का क्षेत्रफल या पहले भाग का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे आकृति से भाग 1 का क्षेत्रफल। भाग 1 का क्षेत्रफल। अब बड़े ध्यान से आपको देखना है कि भाग 1 का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल सेम है, उतना ही कागज होगा। ठीक है, और ये कितनी भुजा होगी, तो आंसर ये उतनी ही होगी जितनी ये है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमें कितनी दी गई है, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। तो ये देखिए, भाग 1 में हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज मिलेगा जिसमें दो भुजाएं समान हैं, दोनों भुजाएं समान हैं और ये भुजा असमान है। तो समान दो भागों वाले त्रिभुज को क्या बोलते हैं, जिसकी समान दो भुजाएं हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज का यहाँ पे हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाग 1 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसलिए हम यहाँ पे ए का मान ये मानेंगे, बी का मान ये और सी का मान ये। तो लिखेंगे ए बराबर 5 सेंटीमीटर, बी बराबर भी 5 सेंटीमीटर लेंगे क्योंकि यहाँ पे हम हीरोन का सूत्र लगा देंगे। ठीक है, और सी बराबर कितना लेंगे, 1 सेंटीमीटर। ये तीसरी भुजा जो है वो कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। तो अब हीरोन का सूत्र लगाना है। अब हीरोन का सूत्र होता है
अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो सबसे पहले तो हमें एस निकालना पड़ेगा, मतलब अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। तो एस का फॉर्मूला क्या होता है? एस का फॉर्मूला होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बटे और 2 कर देंगे। तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे, मतलब 5 प्लस 5 प्लस 1 और बटे कितना कर देंगे? 2। 5 और 5 10, 10 और 1 11, तो 11 बटे 2 ये जो है अर्ध परिमाप आ जाएगा, जो कि लगभग यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर होगा। तो हमने इसका भाग कर दिया है। अब भाग तो आप कर ही लोगे, 11 के आधे 5.5 होते हैं, तो आप इस तरीके से भाग कर लोगे। इसलिए अब आप हीरोन का सूत्र लगा दोगे। तो यहाँ पे इसलिए भाग 1 का क्षेत्रफल, भाग 1 का क्षेत्रफल, इसके लिए हीरोन का सूत्र लगाएंगे, जो कि होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब देखिए, इसके बाद अंडर रूट जो एस है, एस का मान है 5.5, तो एस की जगह पर हम रख देंगे 5.5। फिर एस कोष्टक लगा है, फिर एस, एस का मान है 5.5 माइनस ए का मान कितना है? 5। फिर एस का मान कितना है? 5.5, लेकिन बी का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर। फिर एस का मान कितना है? 5.5, लेकिन सी कितना है? 1। इसको आगे बढ़ा देंगे। फिर इसके बाद अंडर रूट 5.5, इसको हमने ज्यों का त्यों लिखा, और 5.5 में से 5 चले जाएंगे तो 0.5 बचेगा। इसी तरीके से इसमें भी चले जाएंगे तो 0.5 बचेगा। फिर 5.5 में से 1 चला जाएगा तो ये बचेगा 4.5। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, 0.5 यहाँ पे है, 0.5 यहाँ पे है, तो इन दोनों की तो जोड़ी बन जाएगी, क्योंकि कोष्टक टूटेगा तो गुणा आएगा। तो यहाँ पे यदि हम एक बार फिर से लिखें, तो पहले लिख लेते हैं 5.5, कोष्टक हटाएंगे तो गुणा आएगा, फिर 0.5, फिर कोष्टक हटाएंगे तो गुणा आएगा, फिर 0.5, फिर कोष्टक हटाएंगे तो गुणा आएगा, फिर 4.5। अब देखिए, 0.5 यहाँ पे है, 0.5 यहाँ पे है, दोनों की जोड़ी बन जाएगी तो एक बाहर आ जाएगा 0.5, और फिर जी अंडर रूट में जो है ये बचेगा 5.5 गुणित 4.5। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? 0.5 ज्यों का त्यों और इन दोनों का गुणा करेंगे, यानी 55 गुणित 45 रफ में करेंगे। तो यहाँ पे कर लेते हैं 55 गुणित 45, 55 25, 25 की 5 हासिल आ जाएगी 2, 55 25 26 27। फिर 4 का करेंगे, 4 पंचे 20, 20 का शून्य हासिल आ जाएगी 2, 4 पंचे 20 और 2 22। फिर 5 ज्यों का त्यों, 7 ज्यों का त्यों, 4 2 और 2 4 और 2 ज्यों का 24 75। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 24 75। ये देखिए, अब हम 24 75 को आगे क्या करेंगे? तो इसके लिए आप 24 75 के गुणनखंड तोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मिस हो रही है कि दोनों को एक एक अंक बाद दशमलव यहाँ पे था, तो एक अंक यहाँ पे और एक अंक यहाँ पे, तो टोटल 2 अंक का दशमलव लगेगा यहाँ पे। तो अब हम गुणनखंड नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। तो अब 0.5। अब थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है कि अंडर रूट 24.75 इसका जो है वो क्या होगा। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है कि जैसे 24 है, ये किसका वर्गमूल हो सकता है? 25 जो होता है यदि, तो वो किसका होता है? 5 का।
और 16 होता तो वो होता 4 का। ये थोड़ा दिमाग लगाइए। तो 16 और 25 के बीच में ही आता है ना 24, तो 4 और 5 के बीच में ही कहीं होगा, होगा कि नहीं 24। तो अब हम देख रहे हैं कि 25 के बिल्कुल नज़दीक है ये, मतलब 4 और 5 के बीच में छोटे छोटे 10 डॉट यदि हम बना लें तो 25 24 के नज़दीक है, तो यहाँ पे 9 मान लेते हैं कि छोटे छोटे यदि 10 डॉट हैं तो जो 24 है वो 25 के पास पास है, यानी कि 4 तो होगा, 4 के बाद 9वां पॉइंट। ठीक है, तो 4.9 ये हम इसको मान सकते हैं, लगभग 4.9। और दशमलव का यदि हम ना भी देखें तो 4.9 लगभग हो सकता है, तो यहाँ पे गुणा में लिखेंगे 4.9। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे लगभग। ठीक है, मतलब उतना ही। अब इसके बाद यदि हम इसका जो है गुणा करें तो 49 गुणित 5 कर लेते हैं। 5 नाम 45, 45 की 5 हासिल आ जाएगी 4, पंचों के 20 और 4 24। एक अंक बाद दशमलव यहाँ पे है, एक अंक बाद दशमलव यहाँ पे है, तो टोटल 2 अंक। तो ये लगभग आपको मिलेगा 2.45। और ये क्षेत्रफल है, तो आप इसे जो है सेंटीमीटर में दिया था कि मीटर में, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये जो है भाग 1 का क्षेत्रफल होगा। अब आपकी बुक में इसका आंसर इस तरीके से आएगा, अगर 2.475 सेंटीमीटर स्क्वायर तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो हमने यहाँ पे लिखा है 4.5, या सॉरी यहाँ पे 24.75, तो 24 जो है इसको हम 24.75 का टोटल हम लिख सकते थे 4.95 इस तरीके से, तो आ जाता है आंसर। लेकिन हम कहाँ तक याद करेंगे, इस तरीके से थोड़े ना हम सभी चीज़ों को याद करते जाएंगे। तो इसलिए मैंने एक जो चीज़ बताई है उसी बेस के आधार पर आप लिख सकते हैं, और इतना आंसर भी आपका सही माना जाएगा, गलत नहीं है। ठीक है, अब चलिए हम चित्र पर चलते हैं। अब चित्र में जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा भाग जो है वो ये है। तो ये दूसरा भाग है जिसमें ये तिरछी लाइंस खिंची हुई हैं, ये दूसरा भाग है। तो इसमें देखिए ये एक आयत के आकार का है, ये आप देख सकते हैं। तो इसमें लंबाई और चौड़ाई है। तो आयत का क्षेत्रफल तो बहुत सरल है, तो अब लिखेंगे हम भाग 2 का क्षेत्रफल। भाग 2 में पहले तो चित्र से या आकृति से, भाग 2 एक आयत के आकार का है, तो लिखेंगे भाग 2 एक आयत के आकार का है, आयत के आकार का है, तब उसका क्षेत्रफल, भाग 2 का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई है ना, तो लंबाई गुणित चौड़ाई। अब देखिए लंबाई कितनी है इसमें, लंबाई है ये 6.5 टोटल, ये दी गई थी ना, और चौड़ाई कितनी है 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो 6.5 गुणित 1 सेंटीमीटर, जो कि 6.5 ही आएगी, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया भाग 2 का क्षेत्रफल, ये आ गया भाग 1 का क्षेत्रफल। तो ऐसे क्षेत्रफल निकालते चलेंगे। अब भाग 3 का क्षेत्रफल, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आकृति से, आकृति से, ये आकृति से लिखते जाना है। भाग 3, भाग 3 एक समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि इसमें 2 भुजाएं समांतर हैं और 2 भुजाएं असमांतर हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे भाग 3 एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। तो जब ये समलंब चतुर्भुज है तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इस तरीके से इसके समांतर एक लाइन खींचें, रचना कर देते हैं, या यहाँ पे इसे ABCD मान लेते हैं। ये देखिए ABC और D, तो इसे ABCD मानने पर, तो इसे ABCD मानने पर, अब ऐसा क्यों किया है अभी आपको पता चल जाएगा। ABCD जैसे ही मान लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए AB के समांतर DE खींच लेंगे, ये देखिए, तो ये समांतर चतुर्भुज बनेगा। तो ये E नाम दे देंगे यहाँ पे,
तो हम लिखेंगे, रचना की है हमने, रचना, क्या रचना की है, ये देखिए, ए बी के समांतर डी ई खींची, तो लिखेंगे ए बी समांतर डी ई खींची। अब जैसे ही हम ये खींच लेते हैं तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा, या ए बी ई डी, ये ई है, तो ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज होगा, तो ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज होगा, तो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। और देखिए इस तरीके से हमने ये समांतर खींची है कि इसका जो मध्य बिंदु होगा, तो मतलब अगर ये टोटल 2 सेंटीमीटर था बी से लेके सी तक, ये कितना था, 2 सेंटीमीटर। जैसे ही हमने ये लंब खींचा तो ये 1 सेंटीमीटर में बट गया, ये 1 सेंटीमीटर में, तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो गया, और ये भी कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपने लंब खींचा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम भाग 3 2 भागों में विभाजित हो गया है, एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज, ठीक है। तो अब इसको नेक्स्ट पेज पर करते हैं। तो अब इस आकृति को सामने रखेंगे, तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ए बी ई डी का क्षेत्रफल बराबर, ये होगा लंबाई गुणित चौड़ाई, तो लंबाई भी 1 है, ये देखिए 1 सेंटीमीटर, और चौड़ाई भी 1 है, तो 1 सेंटीमीटर गुणित 1 सेंटीमीटर बराबर 1 एकम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब त्रिभुज क्या है, त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर ये है, 1 सेंटीमीटर ये है, और 1 सेंटीमीटर ये है, तो समबाहु त्रिभुज बन गया। तो हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज डी ई सी में डी ई सी का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, एक फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा का वर्ग, ठीक है। तो बस यहीं से कर लेंगे, √3/4, भुजा कितनी है, भुजा 1 है, तो 1 का वर्ग 1 ही होगा, तो ये आएगा √3/4। √3 का मान होता है 1.732, ये याद करना पड़ेगा, और बटे कितना, 4, तो इसको हम भाग कर देंगे। तो अगर हम भाग करेंगे तो रफ का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे 1732 मान लेते हैं इसे, और 4 से भाग करेंगे, तो 4 चौके 16, 17 थे, 16 बार भाग चला गया, 1 बचा, तो कितना हो गया, 13, तो 4 तिया 12 बचा 1, फिर 4 तिया 12, और 3 अंक बाद दशमलव, यानी 0.433, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.433, ठीक है, 0.433, तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल भाग 3 का क्षेत्रफल निकालना है, तो समांतर चतुर्भुज का और इस त्रिभुज का, तो हम लिखेंगे इसलिए भाग 3 का क्षेत्रफल, भाग 3 का क्षेत्रफल बराबर, इस समांतर चतुर्भुज का आया था 1 का स्क्वायर, 1 ही आया था, प्लस ये जो है वो 0.433, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जोड़ लेंगे तो आएगा 1.433 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसका तो 1 आया था, ये एक समांतर चतुर्भुज था ना ऊपर, आप देखेंगे तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला था, 1 गुणित 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वही आया था। तो अब इसका टोटल ये निकल के आया। तो भाग 3 तक के क्षेत्रफल हमने निकाल लिए हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3। अब देखिए भाग 4 और 5 दोनों सेम टू सेम आपको दिख रहे होंगे, तो आप क्या करोगे, एक का निकाल लोगे, उसमें एक इसका भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो है 1.5, ये एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में आपको लंब और आधार दिया गया है, तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई का फॉर्मूला लगाएंगे, तो अगर ये 1.5 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी कितनी होगी, 1.5, ये लंब हो जाएगा, यानी लंब, ठीक है। तो या ऊंचाई भी बोल सकते हैं इसको, ऊंचाई, तो आधार गुणित ऊंचाई। तो हम क्या करेंगे, दोनों सेम टू सेम है, तो 4 और 5 का एक साथ निकाल देते हैं, तो लिखेंगे आकृति से
भाग 4 व 5 का क्षेत्रफल। तो वो कैसे निकालेंगे भाग 4 व 5 का क्षेत्रफल? एक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणित ऊंचाई, लेकिन इसमें कितने का गुणा कर देंगे? 2 का, क्योंकि 2 हिस्से हैं ऐसे। ठीक है, तो 2 का गुणा कर देना, 2 गुणित 1/2। आधार कितना है? आधार देखिए कितना है, 1.5। तो 1.5, और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई अगर देखें तो 6 है ना। आधार ये है, अगर इसको ऐसा कर दें तो ये आधार है और ये ऊंचाई है, तो 1.5, ऊंचाई कितनी है? 6, तो 6। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, और 15 छक्के 90, 15 छक्के 90, एक अंक बाद दशमलव वापस, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 9 ये आ गया। तो कुल प्रयुक्त कागज का क्षेत्रफल इस तरीके से, कागज का क्षेत्रफल भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, तो पांचों भागों का क्षेत्रफल आपको लिख देना है। भाग 1 का क्षेत्रफल कितना था तो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये भाग 1 का क्षेत्रफल इतना था 2.45। तो सिंपली आप यहाँ पे लिखोगे भाग 1 की जगह पर 2.45 प्लस भाग 2 का कितना था, तो भाग 2 का क्षेत्रफल यहाँ पे देखिए 6.5। ये देखिए भाग 2 जो कि आयत के बराबर था, तो यहाँ पे आपको लिख देना है 6.5 प्लस भाग 3 का क्षेत्रफल। तो भाग 3 का क्षेत्रफल यहाँ पे आया था, ये देखिए भाग 3 का क्षेत्रफल 1.433। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1.433 प्लस भाग 5 का क्षेत्रफल 9, तो 9 लिख देंगे। ठीक है, तो भाग 4 और 5 दोनों का 9। ठीक है, 4 और 5 तो 9। ठीक है, अब इसके बाद इन सब कुछ टोटल कर देंगे। तो टोटल करने के लिए रफ का इस्तेमाल कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 2.45, फिर लिखेंगे 6.5, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, फिर लिखेंगे 1.433, फिर लिखेंगे 9। यहाँ सबको जोड़ देंगे, तो इसके बाद 0.00, इसको 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब प्लस कर देंगे, तो 5, 3, 8। फिर इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये जो 3 है ये अलग है, क्योंकि ये 2 अंकों वाली संख्या ये बस है, तो यहाँ पे 8 नहीं आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, है ना। अब देखिए 5, 3, 8। अब देखिए 4, 5, 9, 9, 4, 13, 13 की 3 हासिल आ जाएगी 1। ठीक है, 6, 2, 8 और 1 9, 9, 9, 18 और 1 19, दशमलव ज्यों का त्यों। तो 19.383 आ रहा है ये आंसर, तो अप्रॉक्सीमेटली सही ही है। अगर आपका आंसर किताब में 19.408 आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये गलत है, क्योंकि ये भी सही है, क्योंकि हमने अप्रॉक्सीमेटली मान शुरू में लिए हैं, तो उस हिसाब से आ रहा है। और मैं बता दे रहा हूँ कहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे अगर हम 4.95 लेते तो गुणा में और कुछ आता, जिससे थोड़ा सा आंसर यहाँ पे हुआ है, लेकिन गलत नहीं है। ठीक है, तो ये 19 क्योंकि ये पहली संख्या पूर्णांक मैच हो जाए ना, तो फिर लगभग दशमलव में छोटी मोटी संख्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं आएगा। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे जो आंसर आ रहा है 19.383 लगभग। ठीक है, तो ये सही माना जाता है। अगर यहाँ पे 18 होता या 17 होता या 20 हो जाता तो गलत हो जाता। ठीक है, क्योंकि वो 19 तो पूरा आना ही चाहिए। तो इस तरीके से जो है हम लिख सकते हैं, और लगभग में यदि देखें तो 19.3 भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, या 19.3 है, अगर बुक में 19.4 भी आ रहा है तो भी अपना ये सही है, कोई टेंशन नहीं है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिस तरीके से मैंने कराया है। ये देखिए, ये जो है इसका चित्र रहेगा, तो इसको मैं ऐसा रख देता हूँ ताकि सभी चीज़ें आ जाएं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, फिर इसके बाद यहाँ पे ठीक है, तो इसको कर लेना, एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।